गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम अपना चैप्टर कर रहे थे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान। लेकिन ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इसको रिवाइज कराने के बजाय मैं आपको सोच रही हूँ कि शॉर्ट में चीज़ें बताते हुए चलो। मतलब आपको चैप्टर की सारी जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो तो बताऊँगी ही बताऊँगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, वो मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। तो हम चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ने के बजाय इस तरीके से समझेंगे तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, साथ में आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो हमारे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हो, और अब मैं बुक को पढ़ाने के बजाय आपको इसी तरीके से चैप्टर समझाया करूँगी ताकि आपको टॉपिक क्लियर अच्छे से हो जाए कि उस टॉपिक में है क्या। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इसकी शुरुआत क्या होती है, एक गेम से हुई थी कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गेम है जो विदाउट द रूल्स चल रहा है, ठीक है। और फुटबॉल जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया था, वो आपने सबने खेला होगा। तो वो एक ऐसा गेम होता है जो क्या होता है, आपको पैरों से खेला जाता है। लेकिन उस गेम में अगर रूल्स ना हो तो क्या होगा, उसमें हाथ भी यूज़ किए जाएंगे। अगर हाथ यूज़ किए जाएंगे तो वो क्या फुटबॉल की जगह क्या बन जाएगा, रग्बी बन जाएगा, ठीक है। और रग्बी बन जाने की वजह से क्या होगा, उसके रूल्स का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लड़ाई भी हो सकती है और आपका गेम भी क्या सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अगर गेम्स में कोई रूल्स ही नहीं होंगे तो क्या गेम रहेगा, बिल्कुल भी वो गेम रहेगा ही नहीं। अगर क्रिकेट की बात करें, अगर क्रिकेट में आउट होने के बाद दोबारा से प्लेयर खेल सके तो क्या हो, उसके रूल्स के अगेंस्ट चल रहा है वो। तो क्या है, हर एक गेम के अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो भी किया जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि कोई फुटबॉल टीम है, उसको हम सोसाइटी से जोड़ के देखते हैं कि जैसे कोई फुटबॉल टीम है, वो गेम खेलती है, कौन सा गेम खेलेगी, फुटबॉल की टीम है तो वो फुटबॉल का गेम ही खेलेगी। तो अगर हम यहाँ पे सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी भी क्या होती है, हम सोसाइटी को अगर फुटबॉल टीम से रिलेट करके देखते हैं कि अगर सोसाइटी को अच्छे से चलाना है तो सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए उसमें रूल्स भी होते हैं। अगर उन रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या सोसाइटी अच्छे से काम कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे रूल्स शामिल होते हैं। और रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारे रूल्स को डाला जाता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपको आ सकता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आप लिखोगे और रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। इसके बाद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, वो कब बना, कहाँ बना, किसने उसको बनाने में हेल्प की, वो सारी चीज़ें। फिर हम फेडरलिज्म पे आएंगे, फेडरलिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो शक्ति होती है उनका बंटवारा किस किस के बीच में होता है, साथ में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हमारा होगा सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब हमारा यहाँ सबसे पहले टॉपिक आता है नीड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब आपके सामने सबसे पहले टॉपिक आता है व्हाई डज अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, उसको संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रिलेशन जानना होगा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, अगर कोई देश लोकतांत्रिक नहीं होगा, कोई देश लोकतांत्रिक से, डेमोक्रेसी से आप लोग क्या समझते हो। डेमोक्रेसी से आप लोग समझते हो कि कोई भी एक ऐसा देश जहाँ पे लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं करते हैं, अपने लीडर को वो खुद चूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो देश क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है, ठीक है। जैसे इंडिया का हम एग्जाम्पल ले तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
जैसे आपकी जो आप प्लेज लेते हो उसमें बोलते हो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरीके से आप प्लेज जो होती है आप बोलते हो, तो क्या होती है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसको डाला गया है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को पहचान कौन देता है? वो कंट्री देती है। जिस तरह की देश होगा या जिस तरीके की कंट्री होगी उसी तरीके का हमारा संविधान होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, कि जो हमारा संविधान है और जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या रिलेशन है दोनों में। तो डेमोक्रेसी से का मीनिंग आप समझ गए कि जहाँ पे लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं करते हैं वोट देके। और कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश डेमोक्रेटिक होगा वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा होगा, वो लोगों की जो नीड है उसको पहचानेगा कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की हमसे उम्मीदें क्या हैं, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, हमें कैसे ऑब्जेक्टिव्स लेके चलने चाहिए। तो वो क्या होता है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन उसके अकॉर्डिंग हमारा बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री की। कहने को चाइना क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक सिंगल पार्टी ही काम करती है, ठीक है, वहाँ पे सिंगल पार्टी ही सब कुछ संभालती है। तो क्या वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी? नहीं, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना में सिर्फ सिंगल पार्टी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये बोल देते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो अपना काम क्या करता है, पूरा नहीं करता है, तो वो कहता है मैम मैं कल अपना काम पूरा कर लूँगा, कल से मैं याद भी करके आऊँगा, कल से मैं टेस्ट भी बहुत अच्छा दूँगा। लेकिन क्या बोलने से वो चीज़ हो जाती है? जब तक वो उसको जो उसने बोला उसे करेगा नहीं, क्या वो हो जाएगा उसका बोला हुआ काम? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें भी हमारे अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। उन प्रोविजंस के अंदर अलग अलग हमारे रूल्स लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे देश का कार्य जितना भी कामकाज होता है वो किया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है, और वो बहुत सारे उद्देश्यों को देख के बनाया जाता है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि जो लोगों की नीड है उसको पूरा किया जा सके। तो इसमें आपका नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये आता है, दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। अब ये यहाँ पे कहना क्या चाहता है ये समझते हैं। आप एक वर्ड समझिए यहाँ पे, सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। अब इसका कहने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि कोई एक कंट्री है वो कैसे आइडियल्स मानती है, कौन से ऐसे आइडियल्स हैं जिनको वो लेके साथ में चलती है। एग्जाम्पल लीजिए एक इसमें, कि एक बहुत सारे चोर हैं वो चोरियां करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं उनका काम ही है चोरी करने का, मतलब चोरी समझ लो। बहुत सारे थीव्स हैं उनका मेन काम क्या होता है, चोरी करना होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनका अपना एक, उनकी एक कंट्री बना दी जाती है, उनका अपना एक देश बना दिया जाता है कि ये आपकी कंट्री है, आप अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाओगे इसमें और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे। तो अब जो चोर होंगे क्या वो चोरी को जुर्म मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका तो कामकाज ही उससे चलता है, और वो उसको चोरी को गलत काम क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका काम ही वो होता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जो चोरी है उसको एक जुर्म माना जाए, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। इंडिया क्या करता है, इक्वालिटी पे जोर देता है कि भाई समानता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को मानता है, उसमें वो ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो देश जिस चीज़ में बिलीव करता है वो उस चीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल भी करता है। तो यहाँ पे सर्टेन आइडियल्स की बात यही कही है कि जो देश क्या करेगा, कुछ आइडियल्स होते हैं उनको मानता है, तो वो उसको अपने संविधान में उन आइडियल्स को ऐड भी करता है। फिर आपका आता है कॉमन कंसेंसस की बात आती है कि कंट्री के लोगों की थिंकिंग कैसी है। जैसी उस कंट्री के लोगों की थिंकिंग होगी, वैसे ही क्या होगा, उस देश के लोग कामकाज करेंगे।
अब यहाँ पे हम नेपाल की स्टोरी के बारे में जानते हैं। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपकी ये बुक में दी गई है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो एक किंग ज्ञानेंद्र थे, उनके पिताजी ने क्या किया था, उनके जो फादर थे उन्होंने 1990 में वो डेमोक्रेसी को नेपाल में लेके आए थे। कब? 1990 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी राजा थे उन्होंने सब क्या, जितना भी डेमोक्रेसी थी उसको डेवलप किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजा होते थे उनका अधिकार होता था, उनकी ही पूरी जो राजनीति होती थी उनके अकॉर्डिंग ही चलती थी। तो इससे क्या हुआ, उससे मोनार्की आ गया, ठीक है। मोनार्की होता है राजतंत्र, एक तरीके से जो राजाओं का शासन होता है। लेकिन क्या था, कहने को वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहाँ पे कामकाज किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, जो राजा थे उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो जितने भी आर्मी वाले लोग थे या माओवादी थे या जो वहाँ के रहने वाले जितने भी नागरिक थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और विरोध करते ही उन्होंने क्या किया, हड़तालें वगैरह करनी स्टार्ट कर दी, दंगे वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, जो आपको ये पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। आग लगा दी गई है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, दंगे वगैरह करने स्टार्ट कर दिए कि राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा के अकॉर्डिंग कामकाज सारा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ है, इसे किस नाम से जाना गया, स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल के नाम से इसे जाना गया। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल क्या है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ बताना है कि जब उस देश के, नेपाल के लोग जब ये चाहते थे कि उन्हें लोकतंत्र की प्राप्ति हो, उन्हें डेमोक्रेसी मिले उनके देश को, कहने को वहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पे मोनार्की सिस्टम ज़्यादा चलता है, तो ये सब लोग समझते थे उस चीज़ को। तो वो क्या था, स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो इस तरीके से राजाओं, जितने भी राजा थे, उन्होंने 2008 में आके क्या किया, इसको डेमोक्रेसी को अपनाया। और 2008 में क्या हुआ, जो मोनार्की सिस्टम था उसका अंत हो गया। तो लोगों ने क्या किया, अपना नए संविधान बनाने की भी हम वहाँ पे बात उठाई। उन्होंने बोला कि हमारा वो संविधान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संविधान को दोबारा बनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई बातें शामिल होंगी तो क्या होगा, कंट्री में वही लागू किया जाएगा, और इस तरीके से कामकाज चल ही नहीं सकता था। तो क्या था, उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग भी रखी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बोल देते हैं कि डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूटिव, प्रोवाइड वन एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स फॉर योर एवरीडे लाइफ, व्हाई डिड द पीपल ऑफ नेपाल वांट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कि एक क्वेश्चन तो मेनली मैं पहले अभी जो मैंने आपको बताया उसी को लेके चलती हूँ कि वहाँ के लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते थे। क्योंकि वहाँ पे पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, और अब क्या था, डेमोक्रेसी पे वो जोर दे रहे थे, डेमोक्रेसी अपनाने पे जोर दे रहे थे। तो वो इसलिए चाहते थे कि डेमोक्रेसी अगर हमारे देश में अपनाई गई तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा संविधान भी होना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही कामकाज हमारा हो सके। इसके अलावा एक क्वेश्चन और हो सकता है, व्हाई देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन नेपाल, कि नेपाल में प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा था, क्योंकि वो मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे थे, इस वजह से। और इसके बाद तो जो नेपाल था वहाँ पे पहले क्या था, मोनार्की था, मोनार्की से डेमोक्रेसी आया। उसके बाद क्या था, जितने भी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे उनको बदलने की ज़रूरत समझी गई। क्यों? क्योंकि नेपाल में क्या था, मोनार्की से डेमोक्रेसी में चेंज आया था। उसके बाद हमारी सेकंड जो इसकी नीड है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, तो हम बता सकते हैं इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, किसी भी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम हो जाए, राजनीतिक जो दशा होती है उसको बताता है कि भाई वहाँ पे डेमोक्रेसी अपनाई गई है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है या मोनार्की सिस्टम है। तो इस तरीके से जो नया अगर नेपाल आया था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या था, नया बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो नई गाइडलाइंस हमें देता है उससे रिलेटेड कि किस तरीके का संविधान हमारा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इंजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो इसको हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड अस द सेफ गार्ड अगेंस्ट अ पावरफुल अथॉरिटी। इसको समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम है।
कि किसको वो पावरफुल मानता है, कि कौन पावरफुल है और कौन सेफ गार्ड का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम रिलेट करें कि अगर पावरफुल कौन है, आपको ये नीचे एक सिचुएशन दिखाई गई है, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं एक तरीके से सेफ गार्ड कौन है यहाँ पे और पावरफुल कौन है। अगर हम पावरफुल की बात करें तो पावरफुल कौन है? अथॉरिटी है, एक तरीके से गवर्नमेंट है, कि कौन सी सरकार है। ठीक है, पावरफुल कौन होगा? जो अथॉरिटी होगी, जिसके हाथ में सारा कामकाज होगा, वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अब सेफ गार्ड की बात आती है कि सेफ गार्ड कौन है, कि जो उससे सुरक्षित हमें रख सके। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उससे अगर आप समझोगे आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे सुरेश की एक स्टोरी बताई गई है। सुरेश क्या है? क्लास का मॉनिटर है। ठीक है, और मिसेज राव क्या है? वो क्लास टीचर हैं। और अनिल क्या है? एक स्टूडेंट है। अगर हम इनको रिलेट करते हैं इस स्टोरी से तो क्या करेंगे कि यहाँ पे सुरेश क्लास मॉनिटर था, तो मिसेज राव जो उनकी क्लास टीचर है वो थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर चली जाती है। ठीक है, उन्हें अचानक से कोई काम आ जाता है, तो वो सुरेश को बोल के जाते हैं कि आप क्लास को संभालोगे। तो सुरेश क्या करता है? अपनी पावर का गलत यूज़ करता है। ठीक है, अब अथॉरिटी पावरफुल कौन हुआ? सुरेश हुआ। तो हु इज पावरफुल? सुरेश इज पावरफुल। क्यों? क्योंकि सारी अथॉरिटी उसके हाथ में आ गई कि आपको क्लास को संभालना है। तो यहाँ पे सुरेश क्लास मॉनिटर था, तो अब उसकी अथॉरिटी उसके हाथ में आ गई। अब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अनिल ने मतलब कुछ किया भी नहीं, वो चुपचाप बैठा है, लेकिन वो उसके ऊपर एक तरीके से उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। जैसे ही मिसेस राव आती हैं तो बताता है कि मैम इस तरीके से इसने डिस्टर्ब किया क्लास को, ये किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो मैम उसे क्या करती है? 100 टाइम्स उसे दे देती है, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, ये आप 100 टाइम लिख के आओगे। और वहाँ पे अनिल क्या करता है? चुपचाप कहता है मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे क्या किया सुरेश ने? उसकी जो पावर थी उसका गलत यूज़ उसने किया है, तो यहाँ पे उसने मिसयूज़ किया। तो इस तरीके से अगर हम स्टोरी को रिलेट करें अपनी गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे अथॉरिटी किसके हाथ में है? जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में है। और मिसयूज़ कौन कर रहा है इसको, अपने राइट्स को? पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, अगर वो अच्छे से कामकाज नहीं कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं? मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक और, हमारे क्या होते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। अगर हम उन मौलिक अधिकारों का पालन अच्छे से नहीं करते हैं तो हम अपने अधिकारों का मिसयूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? हमें जो अधिकार मिले हैं हमें उससे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन व्हाट वे इन द क्लास मॉनिटर मिसयूजिंग हिज पावर, कैसे मिसयूज़ किया उसने अपनी पावर को? क्योंकि उसने गलत तरीके से, अनिल कुछ कर भी नहीं रहा था, फिर भी उसके ऊपर प्रेशर उसने बनाया, तो वो मिसयूज़ ही कर रहा था अपनी पावर का। फिर इसके बाद आती है आपकी फोर्थ नीड, कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। तो इसमें हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करता है कि एक उसमें क्या होता है? एक डोमिनेंट ग्रुप होता है। डोमिनेंट ग्रुप से आप लोग क्या समझते हो? कि जो मतलब संख्या में ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी जिनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, और लेस पावरफुल क्या हो गए? जिनके पास शक्ति कम है या फिर जिनकी संख्या भी कम हो सकती है, जैसे अल्पसंख्यक हो गए। जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ बॉयज़ हैं क्लास में, वो मान लीजिए 15 हैं क्लास में, और कुछ गर्ल्स हैं, वो 5 गर्ल्स हैं क्लास में। ठीक है, बॉयज़ क्या कर रहे हैं? वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं और गर्ल्स चाहती हैं कि वो बास्केटबॉल खेलें। लेकिन बॉयज़ क्या करते हैं? कहते हैं कि हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो उसके बाद जो उनके टीचर होते हैं कहते हैं टीचर डिसीज़न लेगा। ठीक है, टीचर के पास जाते हैं, टीचर उन्हें क्या करती है? बोलती है कि ठीक है मैं डिसीज़न लेती हूँ, वो बच्चे हाथ उठाओ जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब बॉयज़ सारे एक तरफ थे तो बॉयज़ ने सबने हाथ ऊपर कर दिया, उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो बॉयज़ क्या हुए? जीत गए। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा, डोमिनेंट ग्रुप कौन सा हुआ यहाँ पे? बॉयज़ हुए। क्यों? क्योंकि बॉयज़ ने क्या किया? उनकी संख्या ज़्यादा थी और उनके अकॉर्डिंगली टीचर ने डिसीज़न ले लिया। तो यहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप कौन हो गया? बॉयज़ हो गई। और लेस पावरफुल कौन हो गई? गर्ल्स हो गई।
अब गर्ल्स यहाँ सोचेंगे हमें हमेशा छोटा क्यों दिखाया जाता है या फिर हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। अब की बार गर्ल्स हैं 15 और बॉयज़ हैं 5। गर्ल्स खेलना चाहती हैं बास्केटबॉल और बॉयज़ खेलना चाहते हैं क्रिकेट। गर्ल्स बोलती हैं, उनके साथ भी ये डिसीजन लिया जाता है अब कौन जीतेगा, गर्ल्स जीतेंगी। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी ये स्टोरी थी जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो यहाँ पे बॉयज़ लास्ट में क्या करते हैं, लड़कियों को चिढ़ाते हैं, ही वी वॉन, वी हैव वॉन। तो क्या करता है, वो चिढ़ा रहा है उसे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्ट पावरफुल था, डोमिनेंट ग्रुप था, वो लेस पावरफुल पीपल का यूज़ करता है, उनके ऊपर अपनी पावर को दिखाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक होता है मेजॉरिटी, दूसरा होता है माइनॉरिटी। ठीक है, अगर मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वो माइनर ग्रुप्स को क्या करती है, दबाती है, एक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करती है। ठीक है, उनकी बातों को नहीं मानती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई धर्म के लोग हैं, वो क्या होते हैं, बहुत जैसे हिंदू धर्म के लोगों को ले तो वो ज़्यादा संख्या में है भारत में। ठीक है, हिंदू ज़्यादा हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो ग्रुप्स या फिर दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं उनको वो लेस पावरफुल मानते हैं, उनको वो मानते हैं कि वो हमारे नीचे काम करें या ऐसा कुछ। तो क्या होता है, वो भी इसी चीज़ को शो करता है कि एक डोमिनेंट ग्रुप कौन हो गया, हिंदू हो गए, और लेस पावरफुल पीपल में आप किसी भी धर्म के दूसरे लोगों को, जैसे जैन धर्म हो गया, ठीक है, या फिर मुस्लिम्स तो ज़्यादा कम नहीं है फिर भी, लेकिन बाकी जैसे क्रिश्चियंस वगैरह हो गए, तो क्या हो, लेस पावरफुल पीपल्स को में उनको काउंट किया जाता है। तो क्या होता है, ताकि उनको कोई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऐसे लेस पावरफुल लोगों के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाता है ताकि उनको डोमिनेट ना किया जा सके। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कि जो संविधान होता है वो हमें कैसे बचाता है। तो आवर सेल्फ से हम क्या समझते हैं, हमसे जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जब कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो चाहे तो सही होगा या फिर गलत होगा। अगर हम गलत डिसीज़न लेते हैं तो क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उससे। ठीक है, हम खुश नहीं होते उस डिसीज़न से, और हमारा जो स्टेप होता है वो भी हम गलत उठा लेते हैं। और अगर डिसीज़न सही होता है तो हमें खुशी भी मिलती है, और ये होता है कि हमने एक अच्छा डिसीज़न लिया है। तो कुछ एग्जांपल इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, आपने उनको इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया, वो अच्छा काम नहीं कर रही, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ठीक है, बहुत कंप्लेंट करने के बाद भी वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, लीडर्स अच्छे से कामकाज नहीं चल रहा है, तो आप क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और कहते हो डेमोक्रेसी तो बहुत बेकार है। ठीक है, लीडर तो चुन लेते हैं लेकिन फिर भी हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता, इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही, कि हम उसके अधीन काम तो कर लेते हैं, कम से कम उसके आगे पीछे तो घूम लेते हैं। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि तानाशाह होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, उसी से एक एक चीज़ पूछनी पड़ती है कोई भी काम कराने के लिए, जनता की वो सुनता ही नहीं है, तो कहते हो डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर लंबे समय से देखें, क्या डिक्टेटरशिप अच्छी रही है? नहीं। हिटलर का एग्जांपल ले तो हिटलर क्या करता था, लोगों को बहुत अत्याचार करता था, लोगों को बहुत परेशान करता था। अगर लंबे समय से देखें तो क्या डिक्टेटरशिप सफल हुई है? बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, काफ़ी अच्छी है, और जो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, हम गलत डिसीजन लेने से हमें बचाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, शबनम नाम की लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, वो टीवी शो आया हुआ, उसका फेवरेट टीवी शो है, वो आया हुआ है, फिर वो टीवी शो देखने में काफ़ी इंटरेस्ट है उसे, लेकिन वो लास्ट के 2 उसके चैप्टर्स बचे हुए हैं, कल उसका टेस्ट है, लेकिन लास्ट के 2 चैप्टर्स क्या हैं, उसके अभी बचे हुए हैं। तो वो सोचती है कि मैं अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखूं या फिर अपना लर्निंग का काम करूं। तो वो अपने घर वालों को काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ टीवी ऑफ कर दीजिए मम्मा, वरना मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसकी मम्मी वगैरह सब टीवी ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, उसकी मम्मी देखती है कि ये काफ़ी चिंतित है, तो वो बताती है सारी प्रॉब्लम ऐसे ऐसे कि मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है बट मैं देख नहीं सकती क्योंकि मेरा टेस्ट है। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं, टीवी को ऑफ कर देती है। नेक्स्ट क्या होता है, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, ये काफ़ी अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स में से, तो वहाँ पे उसने डिसीजन राइट लिया। अगर वो टीवी देखती तो क्या होता, उसका वहाँ पे लॉस हो जाता।
तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गलत डिसीजन लेने से हमें बचाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।